Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की जो क्लासेस हैं कंटिन्यू चल रही हैं। सारे पैसेज जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आप लोगों के प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का है। लास्ट क्लास में भी देखिए 2016 का ही क्वेश्चन पेपर लाए गए थे क्योंकि 2 एग्जाम आप लोगों के हुए थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए पहले पेडागोजी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फर्स्ट दिया गया है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव होता है, पढ़ाने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, या फिर पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो देखिए सरसरी तौर पर जब हम क्या करते हैं, पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें या फिर बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो ऐसा क्यों करा रही हैं, क्योंकि बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में उनको जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा सही है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। सभी बच्चों को बोलना सुनना सीखने की गति समान होती है, मतलब जो बच्चों की गति होती है वो समान होती है। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, या फिर बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो देखिए जब बोलना सीखने के संदर्भ में यहाँ पर सही पॉइंट पूछा गया है तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत है। सही कौन सा हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आप बच्चे को अवसर देंगे सुनने के बोलने के तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषाओं को जानना, संदर्भ में व्याकरण समझना, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, जब हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, व्याकरणिक पक्षों को जानने की बात करते हैं, उनको बारीकियों से समझने की बात करते हैं, तो वहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि देखिए संदर्भ में व्याकरण समझना क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भोजपुरी भाषी मोना शय को सह पढ़ती है और रै को डै बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। उच्चारणगत त्रुटि, देखिए उच्चारण में त्रुटि नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। शय की जगह सह का इस्तेमाल होता है, रै की जगह डै का इस्तेमाल होता है। मातृभाषा से प्रेम होगा, हिंदी भाषा की कठिनता होगी, या फिर मातृभाषा का व्याघात होगा। तो देखिए यहाँ पर मातृभाषा से प्रेम भी नहीं है, हिंदी भाषा की कठिनता भी नहीं है, बल्कि मातृभाषा का व्याघात होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आपने रास्ते में जो जो चीज़ें देखी हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर देंगी, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, या फिर उसे कहेंगे कि उसने सहपाठी से पूछकर उस आंसर को लिखे, या फिर प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ना तो वो सहपाठी से पूछेगा ना ही स्वयं उत्तर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्योंकि देखिए विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं विविध प्रकार के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है। पाठ की व्याकरण की जांच परख करना, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, या फिर पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। तो देखिए भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे उपयोगी जो होगा वो क्या होगा कि पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना यहाँ पर सही हो जाएगा। विषय वस्तु को लिखवाना, पठांत प्रश्नों के उत्तर लिखना या फिर जांच परख करना, ये यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। उचित गति और प्रभाव में अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या फिर ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो देखिए कहाँ पर विकल्प, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर पठन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी सहज समझ रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है? तो देखिए बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, या फिर बच्चों की पाठ्य पुस्तकों से बहुत से पाठ होने चाहिए, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, या फिर बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर आप लोग देंगे। तो देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर गलत है, बल्कि आप क्या करेंगे कि उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल आप लोग तैयार करेंगे कि बच्चा उसको देखे, पढ़े, तो उसको क्या मिले, अवसर मिले चीज़ों को याद करने के, समझने के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। क्यों? अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, या फिर अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, या फिर अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित करा रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए भाषा अर्जन, जो भाषा हम अपने परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, तो अर्जन मतलब क्या होता है, स्वाभाविक होती है प्रक्रिया, सहज होती है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो देखिए यह परिवार में ही होता है, ऐसा नहीं है, देखिए परिवार में ही हो, ठीक है, यह सहज होता है, स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला, अर्जन होता है जो बच्चा परिवार से सीखे, आस पड़ोस से सीखे, वो क्या होता है, अर्जन होता है। विद्यालय में जाता है, वहाँ पर सीखता है, तो वो जो लैंग्वेज, बच्चे की मातृभाषा जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है उससे, वो क्या होती है, वो भाषा अर्जन होती है। जो भाषा अधिगम होता है वो होता है सेकेंड लैंग्वेज, जिसको हम याद करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें औपचारिक शिक्षा होती है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्जन की बात हुई है तो वो स्वाभाविक होती है, सहज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर परिवार ही नहीं होता तो ये कथन एक बार को सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिख दिया इन्होंने कि यह परिवार में ही होती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास, या फिर मौलिक विचार। तो देखिए लेखन क्षमता जो होती है बच्चे की, वो किस पर डिपेंड करती है, उसके मौलिक विचारों पर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुचिंतित प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताना, या फिर कोश से मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ देखना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना यहाँ पर बिल्कुल सही उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, या फिर सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो देखिए ये तो नहीं होगा, नहीं बहुविकल्पीय होता है, बल्कि मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जो बच्चे के रचनात्मक आकलन का इस्तेमाल सर्वाधिक वहाँ पर उपयोग होता है बच्चे के रचनात्मक आकलन का। क्योंकि देखिए मुक्त अंत वाले प्रश्न मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग से बच्चे के रिलेटेड है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास करना, हिंदी की बारीकियां समझाना, या फिर पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही हैं, तो वो हिंदी की बारीकियों को समझा रही हैं बच्चे को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पैसेज यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है कि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है, तो तिरुवल्लुवर का समय क्या होगा? अब देखिए तिरुवल्लुवर का समय क्या दिया गया है, यहाँ पर जो कबीर का समय दिया गया मतलब उनके जन्म का, वो क्या दिया गया है? 15वीं शताब्दी ईस्वी, 15वीं शताब्दी से पहले। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए पैसेज में क्या चीज़ दी गई है, उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है। देखिए 2000 वर्ष का अंतराल है, और कबीर का कितना दिया गया है? 1500 पहले। इसका मतलब कितना अंतराल इनके बीच में हो जाएगा? 500 ईस्वी पूर्व का। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है, तो कौन सा है? देखिए श्रेष्ठ धर्म यहाँ पर, तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा उसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है
देखिए, दोनों ने माता पिता के जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय ने दोनों जुलाए थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा गया है कि इन्होंने कौन से धर्म की बात की गई है। तो देखिए धर्म देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर बात की गई है धर्म के बारे में। देखिए ये रहा। देखिए, पवित्र मानव होना ही धर्म है। क्या है? मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो देखिए यहाँ पर जो बात हुई है किस चीज़ की हुई है? तो देखिए मन से पवित्र होने की बात हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? तो देखिए तमिल से आप लोगों को पता है तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध तिरुवल्लुवर का इलाल से था। चाणक्य का चंद्रगुप्त से था या फिर चंद्रगुप्त का इलाल से था। और नेक्स्ट दिया गया है इलाल का तिरुवल्लुवर से था। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था। तो देखिए यहाँ पर सर्च करते हैं पैसेज में कहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। तो देखिए कहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि जो संबंध किस चीज़ का था? चाणक्य का था। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर ये बात लिखी गई है? तो देखिए ये रहा। यहाँ पर बोला गया कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को, देखिए जो लोगों के अनुसार वे राजा इलाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य का। तो किसको था? देखिए इलाल को। ठीक है, तिरुवल्लुवर के इलाल को। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इलाल की बात हुई है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर इलाल का तिरुवल्लुवर से था, ऐसा ही चंद्रगुप्त का चाणक्य से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य बिंदु जो थे वो कौन कौन से थे? जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, एक से छंद में कविता करना, जुलाहे का व्यवसाय करना, नारी जाति से ग्रहण करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सिमिलर है? तो देखिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताई है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये चीज़ लिखी गई है। देखिए सिमिलैरिटी कहाँ पर है कि दोनों के माता पिता ने जन्म देकर ही उन्हें त्याग दिया था। ठीक है, लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। दोनों जुलाए थे व्यवसाय में, गृहस्थ जीवन की साधना की थी इन्होंने दोनों ने। ठीक है, इसके अलावा दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी है? तो देखिए सारी सिमिलैरिटी यहाँ पर मिल गई है, किस चीज़ को छोड़ करके? तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नहीं बात की गई है तो वो किसकी है? तो देखिए यहाँ पर नारी जाति से घृणा, ये बात नहीं हुई है। इसके अलावा सारे यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कै, खे और गे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? उसका स्वागत सत्कार करके, सुंदर उपदेश देकर, अपनी रचनाएं सुनकर या फिर अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का? तो देखिए इन्होंने गृहस्थी का साक्षी बनाया था। कहाँ पर देखिए लिखा गई चीज़ है ये? देखिए यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। तो देखिए ये जो विचार थे वो विचार भी बदल गए, क्योंकि जो तिरुवल्लुवर थे और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो ऐसा तो गृहस्थ जीवन क्या होता है? श्रेष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है देखिए किस चीज़ के ऊपर की गई है? तो यहाँ पर देखिए अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर इन्होंने ये चीज़ बोली, इस तरीके से विचार बदले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास कौन सा होगा? तो देखिए ईश्वर भक्ति शब्द का जो विग्रह है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा सही आप लोगों का वो होगा देखिए ईश्वर की भक्ति मतलब तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? ईश्वर की शरण मांग लेने पर, नास्तिक हो जाने पर, धर्म पर विश्वास न होने पर या फिर झूठ को त्याग देने पर। तो देखिए किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं होती है? तो जब हम झूठ को त्याग देते हैं तब नहीं होती है। ईश्वर की शरण मांग लेने पर, नास्तिक हो जाने पर, धर्म पर विश्वास ना होने पर, ये सारे यहाँ पर सही हैं। और देखिए पैसेज में आप लोगों को दिखा देती हूँ कहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि धर्म को, देखिए यहाँ पर बोला गया कि संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही उसका उद्देश्य प्रतीत होता है। ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार हैं। जैसे धर्म के बारे में 2 कुलों का आशय है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ लिखी गई हैं। तो देखिए इसमें जो चीज़ बोली गई है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सभी मानव जाति का एक ही धर्म है, स्वच्छ मन वाले बनो, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है? झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? झूठ को त्याग देने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्नेह और जतन शब्द क्रम से हैं, आगत और तद्भव
तत्सम और तद्भव, तद्भव और देशज या फिर देशज और आगत। देखिए आगत तो यहाँ पर नहीं है, देशज आगत यहाँ पर नहीं है। स्नेह क्या हो जाएगा आपका, तत्सम संस्कृत शब्द हो जाएगा, और जो जतन है वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कविता आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है माँ संबोधन किसके लिए है। जो माँ का संबोधन यहाँ पर किया गया है वो किसके लिए किया गया है, तो देखिए कहानी को देखते हैं किसके ऊपर है। माँ तुम्हारा रण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा करो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तो देखिए यहाँ पर धरती माता की बात हो रही है, मतलब मातृभूमि के लिए यहाँ पर माँ का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कवि किस चीज़ का निवेदन कर रहा है, उस पर दया की जाए, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, वह मूल्यवान थाल में माथा सजाकर लाया, फिर उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। तो देखिए यहाँ पर वो जीने मरने की बात कर रहा है, वरदान देने की बात कर रहा है कि मैं बलिदान दे दूंगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की है, तो वो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है, जीवन काल को स्वीकार करें, उसके जीवन काल को स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है नीड़ का कण कण समर्पित कथन में नीड़ शब्द का क्या आशय है, महल है, तिनके हैं, घर परिवार है या फिर झोपड़ी है। तो वो बोल रहा है कि नीड़ का कण कण समर्पित मतलब मेरे घर परिवार का एक एक चीज़ समर्पित आपको। तो यहाँ पर देखिए जो इस्तेमाल हुआ है वो घर परिवार के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, कथन में कुछ और से क्या तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए, थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, ऋण चुकाने से बढ़कर हो, बलिदान से भी बढ़कर हो या फिर ब्याज चुकाने से बेहतर हो। तो देखिए कुछ और भी मतलब यहाँ पर दिया गया है कि बलिदान से भी बढ़कर हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए जो अकिंचन शब्द है इसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, देखिए पहली ही लाइन में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि मैं अकिंचन। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, अति निर्धन है, ऋणी है, बेसहारा या फिर परम दुखी है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है अकिंचन शब्द, तो यहाँ पर वो भारत माता को क्या कहने के लिए बोल रहे हैं कि मैं अति निर्धन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए बलिदान शब्द से बना विश्लेषण कौन सा है, तो देखिए विश्लेषण कौन सा हो जाएगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो देखिए बलिदानी यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। बलिदान शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, बलिदानी, जो क्या करेगा, किसी संज्ञा सर्वनाम की यहाँ पर विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो देखिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।